नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 इतिहास का पेपर फर्स्ट उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मेवाड़ और मारवाड़ के संदर्भ में इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। मेवाड़ में गुहिल शक्ति का उदय कब हुआ, गुहिल और उनके उत्तराधिकारी कौन थे, बप्पा की ऐतिहासिकता के बारे में क्या मत हैं, और इस गुहिल वंश में जेत्र सिंह, रतन सिंह और इसके अलावा और कौन कौन से शासक हुए महत्वपूर्ण, उसमें हम राणा हमीर, क्षेत्र सिंह, राणा लाखा, मोकल और महाराणा कुंभा। तो इन क्षेत्रीय शक्तियों के अभ्युदय में किस तरह से गुहिल वंश का योगदान रहा, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। ये गुहिल कौन थे, कहाँ के थे, कब के थे, इस बारे में अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा हम इस इतिहास को देख लेते हैं। तो गुप्त काल के पतन के पश्चात राजस्थान पर हूणों का राज्य स्थापित हो गया था और हूणों के पतन के बाद राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर राजपूतों के भिन्न भिन्न राजवंशों ने अपने राज्यों की स्थापना की थी। इन राजपूत राजवंशों ने अपने वंश की स्थापना करके राजस्थान के विकास में योगदान दिया और इन विभिन्न राजपूत राजवंशों में गुहिल राजवंश का योगदान रहा है। ये गुहिल कौन थे, इसको लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इनकी उत्पत्ति, इनके मूल स्थान के बारे में विद्वान सर्वसम्मत नहीं है। अबुल फजल का ऐसा मानना है कि गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है और उसके बाद इतिहासकारों ने अबुल फजल के इस ग्रंथ के साक्ष्य के आधार पर गुहिलों को ईरान के बादशाह का वंशज माना है। टोड के अनुसार वल्लभी राज्य पर राजा शीलादित्य का शासन था और विदेशियों के आक्रमण के बाद शीलादित्य अपने परिवार के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन उसकी रानी पुष्पावती वो बच गई थी और उसने बाद में उस रानी ने गोह या गोदत्त को जन्म दिया और वही बाद में मेवाड़ का शासक बना था। स्मिथ और उनकी ऐसी मान्यता है कि गुहिल विदेशी वंश के थे और वे राजपूतों को हूणों से संबंधित मानते हैं। कवि श्यामल दास ने भी गुहिलों का आदि निवास स्थान वल्लभी बताया है, लेकिन वो गुहिलों को विदेशियों के वंशज नहीं मानते हैं। वीर विनोद के कवि का श्यामल दास का ये मानना है कि गुहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक राजवंश था। डॉक्टर ओझा ने गुहिलों को विदेशी स्वीकार करना से इनकार किया है और उन्होंने अबुल फजल, कर्नल टॉड और स्मिथ के मतों को अस्वीकार करते हुए गुहिलों को सूर्यवंशी बताया है। डॉक्टर ओझा ने बापा के सिक्के और प्राचीन शिलालेखों को इसके लिए आधार बताया है। B.R. भंडारकर ने गुहिलों को नागर ब्राह्मण वंशज बताया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे वह नैन्सी हो, गोपीनाथ शर्मा हो, ये सब अपने अपने मत रखते हैं। नैन्सी ने भी ब्राह्मण बताया है, गोपीनाथ शर्मा ने भी काफ़ी खोज के बाद गुहिलों को ब्राह्मण वंशी बताया है, किसी ने क्षत्रिय सूर्यवंशी बताया है, किसी ने इसे विदेशी बताया है। तो इस प्रकार गुहिलों के मूल निवास स्थान और उनकी उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ये आज भी अनुसंधान का विषय है। गुहिल इनका अभ्युदय कब हुआ? यद्यपि
ब्राह्मण द्वारा पालन पोषण होने के कारण सूर्यवंशी शीलादित्य के उत्तराधिकारी 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण नागर ब्राह्मण कहलाए। किंतु श्यामल दास, ओझा, डॉक्टर शर्मा, कर्नल टॉड और नैन्सी की ख्यातों के विवरण को ज़्यादातर प्रमाणिक नहीं मानते हैं श्यामल दास, और वे गुहिल के अधिकार क्षेत्र और उनके शासन के संबंध में हमें प्रमाणिक जानकारी नहीं देते हैं, ऐसा उनका मानना है। गुहिलों की अभ्युदय को लेकर इनके बारे में क्या है विचार, इसमें एक मतता हमें नहीं मिलती है। और इसी तरह से समय को लेकर भी गुहिल कब के थे, इसको लेकर भी एक मतता नहीं मिलती है। इनके उत्तराधिकारी गुहिलों के कौन कौन से हुए थे, कौन इसका प्रारंभिक शासक था, तो गुहिल गोह या गोहदत्त आनंदपुर के अंतिम राजा शीलादित्य का पुत्र था और जिसका पालन पोषण ब्राह्मणों ने किया था, और ब्राह्मणों द्वारा पोषित होने के कारण फिर ये सूर्यवंशी शीलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक नागर ब्राह्मण कहलाए थे। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि श्यामल दास, ओझा, गोपीनाथ शर्मा, टॉड, नैन्सी की ख्यात के वर्णन को सही नहीं मानते हैं। गुहिल ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया और राजस्थान में उसका कितना साम्राज्य था, विस्तृत था, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। तो जो कुछ भी जनश्रुति के आधार पर जानकारी मिलती है उससे ये कहा जा सकता है कि गुहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र नागदा था और गुहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक रहा था। इसमें बापा की ऐतिहासिकता, इसको लेकर भी हमें अलग अलग मत मिलते हैं। मेवाड़ में बापा, जिसे बप्पा, बाप, बप्पक आदि नामों से पुकारा गया है, और प्रमाणिक साक्ष्यों के अभाव में उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और तिथि क्रम को निर्धारित करना भी एक दुष्कर कार्य कहा जा सकता है। इतिहासकारों में इस बात को भी लेकर मतभेद है कि बापा नाम का कोई शासक हुआ या ये किसी राजा की उपाधि है। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में शील के स्थान पर बप शब्द का उल्लेख से ये निष्कर्ष निकाला है कि शील का ही नाम बापा था, किंतु ये तथ्य सही नहीं है, क्योंकि शील का 646 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त होता है, जिससे शील के स्वतंत्र रूप से शासक होने का प्रमाण मिलता है। कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बापा किसी राजा का नाम नहीं अपितु उपाधि है, और ये उपाधि शील के पोते महेंद्र की हो सकती है। डॉक्टर ओझा ने श्यामल दास के कथन पर सहमति नहीं जताई है, और ये मतभेद आज भी माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के समय को लेकर भी काफ़ी अंतर है। बापा का जैसा कहा जाता है कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है और इनके बारे में जनश्रुति जो मिलती है कि बापा ने मेवाड़ क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मौर्य वंश के राजा मान मौर्य को युद्ध में हराकर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, किंतु इस चित्तौड़ विजय को अधिकांश विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि शिलालेखों से ये ज्ञात होता है कि मौर्य वंशी शासकों का 9वीं सदी में भी चित्तौड़ पर अधिकार था, और राय चौधरी ने भी बापा की चित्तौड़ विजय को अनुचित ठहराया है। अबुल फजल ने भी बापा की चित्तौड़ विजय का उल्लेख नहीं किया है। केवल राज प्रशस्ति या पिछली ख्यातों ने बापा के द्वारा चित्तौड़ विजय का वर्णन किया है। तो ऐसा ज्ञात होता है कि चित्तौड़ पर अधिकार बापा के बाद के किसी गुहिल वंशी शासक ने किया होगा। संभवतः मेवाड़ के गुहिल शासकों पर चित्तौड़ के मौर्यों, गुर्जरों, प्रतिहारों, चालुक्यों, मालवा के परमारों, इनका प्रभुत्व रहा होगा,
और गुहिलों के स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयासों को बार बार इन शासकों ने कुचला होगा। बापा का जो सिक्का मिलता है, ओझा ने उस सिक्के के विवरण इस प्रकार से किया है कि ये सिक्का 115 ग्रैन का है और इसके दोनों ओर बापा से संबंध रखने वाले अंकन थे। कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, त्रिशूल। तो बापा का एक तांबे का सिक्का जो कि 27.5 रत्ती का है और ये सिक्का लिपि, आकार, ढंग की दृष्टि से गुहिल के सिक्के से साम्यता रखता है और साथ ही ये सिक्का बापा का गुहिल वंशी होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। अब बापा की ऐतिहासिकता क्या है, इसके बारे में क्या क्या विचार हमें मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो कहानियाँ, कल्पित कथाएं मिलती है कि यदि वो प्रारंभिक अवस्था में जैसा इसके बारे में आता है कि वहाँ ब्राह्मणों के जो जानवर थे उनको बप्पा चराने ले जाता था। बप्पा के बचपन के संबंध में भी अनेक चमत्कारी बातें ख्यात लेखकों ने लिखी हैं, जिनमें नागदा के सोलंकी राजा की कन्या का जंगल में खेल खेल में बप्पा के साथ विवाह होना, बप्पा का भागकर पहाड़ों में आश्रय लेने का उल्लेख होना, बप्पा ब्राह्मणों की गायें चराता था जिनमें से एक अधिक दूध देती थी, किंतु संध्या के समय जब गायें वापस आती थी तो थनों में दूध नहीं होता था। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए बप्पा गाय के पीछे पीछे गया और गाय का निर्जन कंदरा में जाकर शिवलिंग पर तथा उसके समक्ष तपस्यारत हारित ऋषि को दूध की धारा प्रदान करते देखा। बापा ने हारित ऋषि की सेवा की और उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने महादेव जी से बापा के लिए मेवाड़ राज्य मांगा। नैन्सी ने लिखा है कि प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने बप्पा को किसी स्थान से 15 करोड़ मूल्य की स्वर्ण मुद्राएं निकालने का आदेश दिया और उस धन से सेना का संगठन कर मौर्यों से चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने के आदेश के अनुसार बापा ने फिर धन निकालकर एक बड़ी सेना तैयार की, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार की अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएं बापा के संबंध में प्रसिद्ध हो गई थी। इनमें ऐतिहासिकता है या नहीं है, तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ऐतिहासिकता का इसमें अभाव है। हारित की कृपा से बापा को वैभव की प्राप्ति होती है, तो इसमें कुछ प्रामाणिकता हो सकती है। साथ ही चित्तौड़ विजय इन्होंने की है, उस पर प्रारंभिक शासकों में इनका नाम मिलना बाद के शिलालेखों में, ये बात के आधार पर अधिकांश विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये गुहिल वंश का शासक रहा था। इसके बाद के उत्तराधिकारियों के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। गोपीनाथ शर्मा की सूची और टॉड के ने जिन उत्तराधिकारियों का वर्णन किया है, दोनों में भी अंतर है। डॉक्टर शर्मा ने बापा के उत्तराधिकारियों के नाम जो दिए हैं उसमें सर्वप्रथम भोज, महेंद्र, नाग, शीलादित्य, अपराजित, काल भोज, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय, महायक खुमान तृतीय, भर्तृभट्ट द्वितीय, नरवाहन, शक्ति कुमार और इसके बाद भी 10 शासक ऐसे हुए हैं जिनके बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसी वंश में लगभग 13वीं शताब्दी में के आरंभ में मेवाड़ के इतिहास में एक हमें नया मोड़ दिखाई देता है और इस समय तक अजमेर के चौहाना की शक्ति का पतन हो चुका था और राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग तुर्क सेनाओं द्वारा जीता जा चुका था। संयोग से मेवाड़ के गुहिल शासकों को
मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा। उससे ये पता लगता है कि भारत पर तुर्कों के आरंभिक काल में उन्हें मुसलमानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। इसका मुख्य कारण चित्तौड़ की सामरिक और भौगोलिक स्थिति रही थी। तो 1213 ईस्वी में जेत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा और उसने 1252 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया, अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार करके और मेवाड़ का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाया था। जेत्र सिंह के समय तक भारत में तुर्की राज्य की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली का सुल्तान उस समय इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अधीनता में लाने का निश्चय कर चुका था और संभवतः उसने 1222 से 1229 ईस्वी के बीच मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जेत्र सिंह को इसी इल्तुतमिश की सेनाओं से संघर्ष करना पड़ा और ऐसा पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई। उसने वहाँ के गांवों, कस्बों, राजधानी को लूटा, भवनों को नष्ट किया, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जेत्र सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर चला गया और उसने छापामार युद्ध पद्धति से स्थान स्थान पर मुस्लिम सेना का मुकाबला किया और अंत में तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। तो इससे स्पष्ट है कि इल्तुतमिश को मेवाड़ में स्थायी सफलता नहीं मिल सकी और तुर्कों के पलायन के बाद ऐसा कहा जाता है कि जेत्र सिंह ने मेवाड़ पर फिर से वो सारे प्रदेशों को सुदृढ़ कर लिया था। डॉक्टर ओझा और दशरथ शर्मा की मान्यता है, जो कि अधिक उचित प्रतीत होती है, कि जेत्र सिंह के प्रबल प्रतिरोध के कारण ही तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान का उल्लेख तक नहीं किया है। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि मुस्लिम इतिहासकारों की इस चुप्पी का कारण सुल्तान इल्तुतमिश की पराजय हो सकती है। सुल्तानों के विफल अभियानों का उल्लेख न करना ये उनकी परंपरा रही है। राजपूत अभिलेखों में इल्तुतमिश के आक्रमण, मुस्लिम सेना की लूटमार, नागदा के विनाश, मुसलमानों की पराजय का विस्तृत विवरण मिलता है। नागदा के विनाश के बाद ही गुहिलों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया और फिर आने वाली कई सदियों तक चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बने रहने का गौरव प्राप्त हुआ। जेत्र सिंह के बाद 1252 ईस्वी में जेत्र सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना और समर सिंह की मृत्यु के बाद 1302 ईस्वी में उसका पुत्र रत्न सिंह गुहिलों के सिंहासन पर बैठा और 1 वर्ष के बाद ही इस राज्य को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके, जो कि उनकी घोर साम्राज्यवादी नीति का कारण रहा है, और उन्होंने इसके अतिरिक्त भारत पर भी वो दक्षिण भारत की ओर भी आक्रमण करना चाहते थे, तो मेवाड़ उनको जीतना जरूरी था। तो रत्न सिंह के समय में ऐसा वर्णन आता है कि पद्मनी को प्राप्त करने की लालसा भी अलाउद्दीन खिलजी रखता था। तो अलाउद्दीन जैसा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ दुर्ग की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दिल्ली से मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग इसी की ओर से, यहीं से होकर गुजरता था। इसीलिए वो इस क्षेत्र को स्वतंत्र नहीं रखना चाहता था और चित्तौड़ का दुर्ग अपनी सुदृढ़ता और अभेद्यता के लिए भी विख्यात था।
जो अलाउद्दीन के लिए सबसे बड़ा आकर्षक रहा है। तो भले ही पद्मिनी की कहानी और ये जो जनश्रुति चलती है उसको कहा जाए, लेकिन इतिहासकारों की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सामरिक और साम्राज्यवादी नीति का पोषक होने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रतन सिंह के समय में आक्रमण किया। इस आक्रमण में जैसा कि इतिहासकारों का मानना है कि रतन सिंह की पराजय हुई, चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। चित्तौड़ का नाम उन्होंने खिजराबाद रखा और उसके बाद अपने पुत्र खिज्र खां को वहाँ का शासक बनाकर वो वापस दिल्ली लौट गया। खिज्र खां कुछ वर्षों तक चित्तौड़ में रहा, लेकिन गुहिल वंश की एक छोटी शाखा सिसोद के सामंत उसको वहाँ चैन से नहीं बैठने देते थे। यद्यपि 1303 ईस्वी के युद्ध में यहाँ पर गुहिल वंश का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा था। सब लोग मारे जा चुके थे पद्मिनी के जौहर आदि के बाद भी। तो जब उसको वहाँ पर परेशान कर रहे थे खिज्र खां को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को दिल्ली बुला लिया और उसकी स्थान पर उन्होंने कानड़ देव के, जालौर के शासक कानड़ देव के भाई मालदेव को वहाँ का शासक अधिकारी अपनी तरफ से नियुक्त किया। हमीर ने मालदेव के विरुद्ध भी संघर्ष जारी रखा। ये हमीर जो कि रतन सिंह के साथ युद्ध में एक सिसोदा शाखा के सामंत थे, उनका पोता था, वो बच गया था। तो वो इन्हें भी लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र तो इस चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उनमें से जो उसका पोता था हमीर वो बचा था, जो आगे चलकर खिज्र खां को भी और उसके बाद मालदेव को भी वहाँ परेशान करता रहा। ऐसे विवरण भी मिलते हैं कि हमीर ने मालदेव के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और अंततः मालदेव ने अपनी एक पुत्री का विवाह हमीर के साथ करके मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और फिर 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु होने के बाद हमीर ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और हमीर इसके पहले चित्तौड़ के गुहिल वंशी शासक रावल कहलाते थे। हमीर के समय में वो राणा और महाराणा कहलाने लगे और अब मेवाड़ का राजवंश, जो कि गुहिलों की सब उत्तराधिकारी समाप्त होने के बाद उस सिसोदा शाखा के ये सामंतों के वंशज ही आगे हमें इनका शासन प्रबंध दिखाई देता है। तो मेवाड़ का राजवंश फिर सिसोदिया राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस हमीर के बाद 1364 ईस्वी में हमीर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका बड़ा पुत्र क्षेत्र सिंह मेवाड़ का राणा बना और इन्होंने भी 1382 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय में दिल्ली के सिंहासन पर फिरोज शाह तुगलक का शासन था। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा पराक्रमी नहीं था और न ही सुयोग्य सेना नायक था। उसने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो जाने वाले क्षेत्रों को फिर से जीतने का भी कोई प्रयास नहीं किया। तो वास्तव में वह साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा नहीं रखता था। परिणाम ये निकला कि तुगलक सल्तनत की पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठाकर ईडर, सिरोही, डूंगरपुर, हाड़ौती, मेवाड़ के शासक भी अपने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। राणा क्षेत्र सिंह को अपने पड़ोसी राजपूत शासकों से भी संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने भी अपने राज्य विस्तार किया था। क्षेत्र सिंह की
समय मेवाड़ की शक्ति को सुदृढ़ करने में, संगठित करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। और क्षेत्र सिंह के बाद इस सिसोदिया वंश में अगला शासक हमें महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह मिलता है, जिन्होंने 1382 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक शासन किया। राणा लाखा के शासनकाल में भी हमें मेवाड़ की सुदृढ़ता दिखाई देती है, और इसी के समय में जावर में चांदी की खान निकल आई थी, जिससे राज्य को काफ़ी मुनाफा रहा, और इसीलिए लाखा ने मेवाड़ के कई किलों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी के काल में ऐसा कहा जाता है कि उदयपुर की पिछोला झील का बांध भी बनवाया गया था। तो इन सब निर्माण कार्यों से स्पष्ट है कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। राणा लाखा की वृद्धावस्था में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसकी वजह से उसके बड़े पुत्र की बजाय उसके छोटे पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसका जो बड़ा पुत्र था चूंडा, उसने विवाह करने से, हंसा कुमारी के साथ विवाह करने से मना कर दिया था, और अंततः वृद्धावस्था में लाखा ने हंसा के साथ विवाह किया। विवाह इस शर्त पे रखा गया कि यदि इससे कोई पुत्र होता है तो वही उत्तराधिकारी बने, आपके बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाए। तो माना जाता है कि चूंडा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि हंसाबाई के पुत्र होगा तो वही मेवाड़ के सिंहासन पर बैठेगा, और मैं उसकी शासन में सहयोग करूँगा। तो हंसाबाई के जो पुत्र हुआ था वो था मोकल। 1397 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक मोकल ने मेवाड़ के अंतर्गत शासन किया, और इन्होंने भी कुशलतापूर्वक मेवाड़ का शासन चलाया। लेकिन इनका गुजरात के सुल्तान के आक्रमण के दौरान झीलवाड़ा के समीप जो शिविर लगा हुआ था, उसमें इसी के ही परिवार के लोगों ने, अवैध संतानों ने, उन्होंने इसको मार दिया था। तो उसकी वजह से कुंभा की आयु काफ़ी छोटी थी, और उस शिविर में कुंभा भी था। तो किसी तरह से उसे बचा बचू के चित्तौड़ लाया गया, और मेवाड़ के सामंतों ने फिर मेवाड़ का राणा उसे घोषित कर दिया। तो नैणसी के अनुसार मोकल की हत्या के बाद जो चाचा और मेरा या थे, अपने आप को राणा घोषित करना चाहते थे, मेहप्पा परमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ कुंभा ने चित्तौड़ पहुंचने पर मेवाड़ी सामंतों ने उसे मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया था। तो कुंभा का समय 1433 से 1468 ईस्वी रहा है, जिसके नेतृत्व में गुहिल वंश और आगे जो ये सिसोदिया वंश था, उन्होंने मेवाड़ को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया।